अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि ये लेक्चर दुनिया के दो बहुत से बड़े मसले हैं उसके ऊपर है। एक है हमारा पैलेस्टाइन इशू और दूसरा जो कश्मीर का इशू है। तो ये मतलब ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट और इस लेक्चर में मैंने कोशिश किया है सारे एंगल से उसको मतलब मैंने बिल्कुल डिस्कस करें, हिस्ट्री से डिस्कस करें, पाकिस्तान का क्या मतलब रोल है इसमें, और पाकिस्तान मतलब क्या फॉरेन पॉलिसी में कैसे दिखता है पैलेस्टाइन के इशू को, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, डील ऑफ द सेंचुरी क्या है, अब्राहम डील क्या है, कॉजेज इम्पैक्ट, सारे एंगल से मैंने डिस्कस करने की कोशिश की और कवर करने की कोशिश की। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या है। मतलब चलो डिस्कस करते हैं टॉपिक को। अच्छा, तो पैलेस्टाइन इशू है क्या? देखें, पैलेस्टाइन इशू जो है वो एक डिस्प्यूट है ओवर पीस ऑफ लैंड के ऊपर। जो डिस्प्यूट है जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स है उनका और जो ज्यूज हैं उनका जो है ना, ये डिस्प्यूट है। एक्चुअली ये जो ज्यूज थे ये इन्होंने आके जो मिडिल ईस्ट में ये पोर्शन है, ये मिडिल ईस्ट का आप देखें, ये वाला जो पोर्शन है इसको इसको हम इसराइल कहते हैं। अभी अभी तो खैर भी तो ये पैलेस्टाइन, लेकिन इसको अभी जो इसराइल नाम से इसको ज्यादा पहचाना जाता है, तो इसको हम कहते हैं ये इसके ऊपर डिस्प्यूट है। पैलेस्टीनी जो मुस्लिम है वो कह रहे हैं कि ये हमारा है, ज्यूज कह रहे हैं ये हमारा है, तो इसके ऊपर डिस्प्यूट है। और ये कहाँ पे, ये देखें आप, यहाँ पे ये लोकेशन लाई कर रही है इस जगह पे मिडिल ईस्ट में, जहाँ पे सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक, इजिप्ट, सूडान, ये सारी जो कंट्रीज हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये इशू है मिडिल ईस्ट में। तो एक पीस ऑफ लैंड के, तो अब अगर हम प्रेजेंट इसराइल को पैलेस्टाइन को देखें, मतलब असल में तो इसका नाम पैलेस्टाइन ही है, तो हम पैलेस्टाइन को फॉलो करते हैं, इसराइल को नहीं करते फॉलो इस नाम को। मतलब इसराइल जो ज्यूश हैं वो कह रहे हैं भाई ये हमारी पीस ऑफ लैंड है, उन्होंने इसराइल नाम दिया है। लेकिन जो पैलेस्टीन मुस्लिम है असल में वो हकदार हैं, तो वो कह रहे हैं भाई जो है वो पैलेस्टाइन नाम से इसको पुकारते हैं वो। तो देखें, जब 1946 से पहले, आप ये ग्रीन जो यहाँ पे कलर है ये दिखा रहा है ज्यूज, जो पैलेस्टीनियन पीपल है उनको और उनकी लैंड को दिखा रहा है। मतलब ज्यूज जो थे वो बहुत कम थे और उनका जो लैंड था मतलब उनकी फैले हुए भी कम थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है 1947, उसके बाद आप देखें कि जो प्रेजेंट इसराइल है अब उसमें सारा इन्होंने ज्यूज ने कब्जा कर लिया है। और वो जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हैं वो तो लाइक मतलब बहुत ज्यादा कम है वो। तो प्रेजेंट कंडीशन ये है। अभी जंप करते हैं वीडियो में। अच्छा, हिस्ट्री को देखते हैं कि पैलेस्टीनियन मतलब ये इशू हुआ क्यों, पैलेस्टाइन का इशू आखिर क्यों हुआ। देखिए, अगर हम हिस्ट्री में जाएं बैक, तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान 19 मतलब 20s में, 1940s, 19 मतलब 20s में, इस दौरान 100 साल पहले का ये मसला है। मतलब वर्ल्ड वॉर वन के दौरान का ये मसला है। ये क्यों हुआ? क्योंकि देखें, कोलैप्स ऑफ ओटोमन एम्पायर हुआ 19th सेंचुरी में। जब ओटोमन एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर गया तो उसके बाद ये इशू आया। और ओटोमन एम्पायर कोलैप्स करने में क्या मतलब चीजें हुई कि वो कोलैप्स हुआ। बहुत से रीजन है, उसमें से एक रीजन ये है कि जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे वो सर हेनरी जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेटर लिखा अमीर ऑफ मक्का को। अमीर ऑफ मक्का को उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने कहा उस लेटर में कि आप जो है वो मतलब जो ओटोमन एम्पायर है उसके अगेंस्ट आप रिवोल्ट करें, उसके अगेंस्ट आप जाएं, तो बदले में हम आपको एक इंडिपेंडेंट जो है ना वो कंट्री आपको हम देंगे, स्टेट देंगे। तो उसमें उन्होंने फलस्तीन मतलब जो है वो उनको वादा किया था कि भाई हम आपको एक इंडिपेंडेंट स्टेट देंगे, आप जो है वो ओटोमन एम्पायर को गिराने में हमारी मदद करें, ब्रिटिश ने। क्योंकि जो ओटोमन एम्पायर वो जर्मनी के साथ था वर्ल्ड वॉर वन में, तो वो अपोनेंट था जो है ना वो ब्रिटिश का और फ्रांस का। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा साथ दो। तो मतलब इसमें तो उन्होंने कहा कि हम आपको इंडिपेंडेंट स्टेट देंगे, तो उसमें उन्होंने पैलेस्टाइन और दूसरे मतलब जो टेरिटरीज थे वो देने का उन्होंने वादा किया था। तो यहाँ से मतलब जो हिस्ट्री में हमें ऐसे पता चलता है 100 साल पुराना है, और ऐसे मतलब ये जो मसला है वो सामने आया, मतलब वहां से ये स्टार्ट हुआ। इसमें कुछ हम एग्रीमेंट्स को देखते हैं, जैसे साइकस पिको अग्रीमेंट है। साइकस पिको, इस अग्रीमेंट में क्या हुआ, 1960s में ये अग्रीमेंट हुआ बिटवीन यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जो है वो रशिया और ये जो किंगडम ऑफ इटली है, मतलब इनके बीच में एक अग्रीमेंट हुई। इस अग्रीमेंट में क्या था, जो ओटोमन एम्पायर के जो प्रोविंसेस थे आउटसाइड अरेबियन पेनिनसुला में, उस एरिया को ब्रिटिश एंड फ्रेंच जो है वो, फ्रांस जो है वो कंट्रोल करेगा। मतलब जब ओटोमन एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट करेगा, तो डिसइंटीग्रेट करने के बाद मतलब जो जो भी प्रोविंसेस थे वो कंट्रोल कौन करेगा, किसके हिस्से में कितनी चीजें आएंगी, तो वो जो अग्रीमेंट है इसकी मदद से किया गया, साइकोस पिको अग्रीमेंट की मदद से इसको किया गया। द अग्रीमेंट अलोकेटेड to the UK control of what is today southern Palestine। जो मतलब पैलेस्टीन का जो इशू है वो जो है वो यूके के या ब्रिटिश के कंट्रोल में आया। और ब्रिटिश ने जो प्रॉमिस किया लेटर के, अमीर ऑफ
सऊदी अरेबिया को कि हम जो है ना ये आपको दे देंगे पैलेस्टाइन जो हमारे हिस्से में है। जैसे पहले भी उन्होंने कहा था, खत एक्सचेंज किए थे कि भाई हम आपको जो है ना मक्का के जो अमीर थे उसको कि भाई हम आपको जो है ना वो पैलेस्टाइन दे देंगे क्योंकि अगर आप हमारी मदद करोगे। तो मतलब यहाँ पे भी उन्होंने प्रॉमिस किया था साइकोस पीको अग्रीमेंट में। तो साइको पीकस अग्रीमेंट को अगर आप देखो, मतलब ये जो टेरिटरीज हैं, सीरिया है, ये पैलेस्टीनियन, ये इसराइल का भी बहुत बड़ा पोर्शन, मतलब यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये सारा नहीं, ये वाला हिस्सा ये थोड़ा फ्रांस के कंट्रोल में था और फ्रेंच कंट्रोल में था, फ्रांस के कंट्रोल में था। और जो नीचे वाला यहाँ वाला पोर्शन है ये ब्रिटिश के कंट्रोल में था साइको पीकस अग्रीमेंट के हिसाब से। तो ऐसे मतलब बाउंड्रीज को डिवाइड किया गया। लेकिन जो ब्रिटिश था उसने प्रॉमिस किया था कि मैं जो है ना ये मुस्लिम्स को दूंगा वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनेंगे। लेकिन आपको पता है जो ब्रिटेन है, जहां भी दुनिया में मसले होते हैं तो वो ब्रिटेन की वजह से होते हैं, तो वो कहाँ पे अपने वादों पे से खड़े नहीं होते। तो फिर ब्रिटेन ने क्या किया, उसने बेलफोर डिक्लेरेशन की। बेलफोर डिक्लेरेशन को ये जो सर बेलफोर इन्होंने लिखा था, इन्होंने पब्लिश करवाया था, तो तभी इनके नाम से ये जो है ना वो बेलफोर डिक्लेरेशन जो 1917 में, तभी इसके नाम से इसको रखा गया। उसमें क्या किया, ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने इशू करवाया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, अनाउंस किया सपोर्ट ऑफ नेशनल होम फॉर। अब यहाँ पे बेलफोर डिक्लेरेशन में उन्होंने क्या किया, जो ज्यूइश लोग थे उनको उन्होंने सपोर्ट दिखाई कि भाई हम आपके लिए एक अलग मुल्क बनाएंगे पैलेस्टाइन में, आप अगर ओटोमन एम्पायर के बाद आप आओगे हम आपको एक अलग कंट्री देंगे, मतलब आप अपने लिए मुल्क बनाओ। ज्यूइश पीपल को कह रहे हैं भाई हमारी आपके साथ अंदर हमदर्दी है, अब आप आओ, बस हम आपको कंट्री देंगे, मतलब आप अपना मुल्क बनाओ, आप यूरोप छोड़ के आओ, सारी चीज छोड़ के आओ। पैलेस्टीनियन पीपल है ना, बस इनका हम लैंड ले लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, उस पर इन्वेट करके आपके लिए कंट्री बनाते हैं। मतलब एक साइड पे ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन क्या कर रहा है, वो मुसलमान को मतलब एक साइकस जो पीको जो अग्रीमेंट है उसकी, उससे कह रहा है कि भाई मैं आपको दूंगा कंट्री बना के, बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट स्टेट। और दूसरी जगह पे ये देखो डबल पॉलिसी है ब्रिटेन की, तो दूसरी जगह पे बेलफोर डिक्लेरेशन करके वो कह रहा है जो ज्यूइश पीपल है कि आप आओ, आपको हम एक लैंड देंगे, पीस ऑफ लैंड, जहां पे आप रहो, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करो, मतलब उनको अलग ख्वाब दिखा रहे हैं और उनको। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हिस्ट्री में ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन। मैंडेट का ये मतलब है कोई अग्रीमेंट हो जिसके ऊपर सब, मतलब जो है ना वो किसी अथॉरिटी को चलाना है, कोई चीज को चलाना है, जिसके ऊपर सब अग्रीमेंट कोई करे। तो ये अग्रीमेंट लीग ऑफ नेशन से मतलब पास हुआ फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है कि इसमें ब्रिटिश जो है, अच्छा जब मतलब 1923 से 1948 तक ब्रिटिश ने जो है वो पैलेस्टाइन को मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के मतलब सपोर्ट कर रहा था, चला रहा था। असल में जो ब्रिटिश है वो अपनी पॉलिसी से, अपनी तौर तरीकों से चला रहा था। तो इसको हम कहते हैं ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन। अब देखो ना, पैलेस्टाइन में पैलेस्टीनियन पीपल कह रहे थे कि ये हमारा लैंड है, और ज्यूज भी वहां पे आ गए थे बहुत ज्यादा। तो अब वो मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ब्रिटिश जो है अपना रोल निभा रहा था। असल में जाहिरी तौर पर यह है कि देखें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि objective of the mandate over former territories of Ottoman Empire was to provide administrative advice and assistance by mandatory until such time as they are able to, मतलब कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के हम आपको हेल्प करेंगे, एडवाइजेस देंगे कैसे मुल्क को चलाओ ये वो, ताकि जब तक आप अपने पैरों के ऊपर खड़े रहे। ये असल में ऐसी नहीं है, वो उनको अपना होल्ड वहां पे जमाना था मिडिल ईस्ट में, तभी जो है वो ब्रिटिश जो है वो वहां पे पेनिट्रेट करके गया। फिर इस दौरान जो ब्रिटिश मैंडेट था, इस दौरान जो, क्योंकि सारी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटेन के हाथ में थी, तो ब्रिटेन ने क्या किया, बड़ा सपोर्ट किया माइग्रेशन ऑफ जूस को। और आप देखोगे आगे के जूस की पहले परसेंटेज बहुत ही कम थी, 3 मतलब परसेंट इतनी थी, लेकिन उसके बाद वो इतना ग्रो कर गए। तो उन्होंने क्या किया, वो जूस को उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया कि ग्रेट नंबर में आप आओ, और 3 नंबर से जो जूस हैं वो 3 नंबर से 30 नंबर तक आ गए। मतलब पहले वो ओटोमन एम्पायर के टाइम पे कितनी थी उनकी परसेंटेज, जस्ट 3%, उसके बाद उनकी परसेंटेज इतनी इंक्रीज हुए 3 से 30। और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने मतलब ज्यूज के साथ मिलकर इतनी क्लीजिंग की अरब्स की, ताकि अरब्स को कम किया जाए, उनकी इतनी क्लीजिंग की। और जब क्या इशू हुआ, ज्यूज मिलिशियास को ब्रिटिश ने प्रिपेयर किया अरब कंट्रीज के अगेंस्ट, तो उसको प्रिपेयर किया। लेकिन जब ज्यूज की नंबर बढ़ने लगी और जो ज्यूज जो मिलिशियास थे, जो टेररिस्ट थे, वो ब्रिटिश को लगा कि मेरे लिए थ्रेट बन गए, तो उन्होंने क्या किया, उनका नंबर बढ़ रहा था, तो ब्रिटेन ने क्या किया, उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया माइग्रेशन के ऊपर। जब उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया तो फिर इसके बाद जो मतलब जो ज्यूज थे तो वो अगेंस्ट हो गए, जो मिलिशियास थे वो ब्रिटेन के ही अगेंस्ट हो गए कि आपने हमारे ऊपर क्यों इतने मतलब पाबंदियां क्यों लगाई हैं, मतलब ये कि आप हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो ये ब्रिटिश मैंडेट था जिसमें डेवलपमेंट ये हुई कि पैलेस्टाइन को कैसे चलाया जाए,
ये इसके ऊपर था, और उसके अंदर फिर इश्यूज हुए, पैलेस्टीनियन पीपल को कम किया गया, मतलब उनको उनकी इतनी क्लींजिंग की, उनको वो ज्यूज के नंबर को बढ़ाया गया ताकि काउंटर कर सके मुस्लिम वर्ल्ड को। ब्रिटेन कर रहा था ये सारा। फिर है ओरिजिन्स ऑफ पैलेस्टाइन इशू। देखें यहाँ पे मैं थोड़े इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ओरिजिन्स को, वेल आगे हम देखेंगे थोड़े बहुत कॉजेस कि देखो यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं, मतलब ये पिछले वाले हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है, और मैं हमेशा कहता हूँ योर प्रेजेंट इज रिलेटेड टू योर पास्ट, तो पास्ट के साथ कनेक्शन। देखिए फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर हुआ, ओब्वियसली अगर ऑटोमन एम्पायर नहीं फॉल करता, वो अपने पैरों पे खड़ा होता, वो वहीं के वहीं होता, तो कभी भी जो पैलेस्टाइन का इशू था वो सामने नहीं आया था। लेकिन फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर हुआ, ऑटोमन एम्पायर के गिरने की वजह से, उसके जो है ना वो कोलैप्स करने की वजह से ये मसला आया। और नेशनलिज्म, देखिए नेशनलिज्म का ये मतलब है कि अपनी कौम, अपने मजहब को बड़ी मतलब वैल्यू देना कि हम सबसे सुपीरियर हैं, और एक नेगेटिव पॉइंट तक लेके जाना। अमूमन नेगेटिव में ही लेते हैं इसको, नेशनलिज्म को, एक्सट्रीम लेवल का हो कि भाई मेरा मुल्क, मेरी कंट्री, मतलब हम अरब, हम अपने लिए कंट्री बनाएंगे, हम ज्यूज अपने लिए कंट्री बनाएंगे। तो ये एक नेगेटिव मतलब वे में लिया जाता है, मतलब बड़ी एक्सट्रीमिस्ट वे में कहो कि आप अपने नेशन को सबसे सुपीरियर समझो। तो नेशनलिज्म थी उस टाइम पे, हर कोई चाह रहा था मैं अपने लिए कंट्री बनाऊं, अरब चाह रहे थे हम बनाएं, ज्यूज चाह रहे थे हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट हो, हम क्यों यहाँ पे जो है वो यूरोप में है, हमारा अपना इंडिपेंडेंट स्टेट हो जहाँ पे कोई हमें कुछ ना कहे, और उस नेशन की भी अपने मतलब एक्सट्रीमिस्ट एक थॉट्स है, तो इसी वजह से। और कॉन्स्पेरेसी ऑफ ब्रिटिश, देखिए जहाँ पे भी मसला होता है ब्रिटिश जरूर होता है वहाँ पे, तो एक ओरिजिन ये था, ब्रिटिश ने बेलफोर्ड डिक्लेरेशन में कहा कि भाई ज्यूज को कहा आपको देंगे, साइकोपिकस में कहा कि भाई मुसलमानों को आप में दें, तो ये ब्रिटिश की कॉन्स्पायरेसी थी, तो इसी वजह से भी ये जो पैलेस्टाइन का इशू हो। पावर पॉलिटिक्स देखें उस टाइम पे पावर पॉलिटिक्स बड़ी उरूज पे थी, तो पावर पॉलिटिक्स की वजह से हर मुल्क चाह रहा था मेरा होल्ड हो, तो जो ब्रिटेन थे, तो ब्रिटेन भी यही कर रहे थे कि भाई अब मिडिल ईस्ट में भी एक जो है ना वो अपने रूट्स हम स्ट्रॉन्ग करें। तभी वर्ल्ड वॉर वन की वजह से भी, मतलब वर्ल्ड वॉर वन हुई तो तभी ये इशू हुआ। और मुसलमानों में कोई सॉलिडेरिटी नहीं थी, वो चाह रहे थे कि ब्रिटिश एम्पायर गिरे, जैसे मक्के के अमीर थे वो जो वो लेटेस्ट एक्सचेंज कर रहे थे कि भाई गिरे ओटोमन एम्पायर, सॉरी ओटोमन एम्पायर, तो ताकि हम अपनी कोई अपने लिए कुछ चीज़ बनाएं, हम अपने लिए कंट्री बनाएं, ये चीज़। तो मतलब मुसलमानों में वो सॉलिडेरिटी नहीं थी, और प्रॉक्सी वॉर्स भी हैं वहाँ पे, मतलब इसकी वजह से पहले से भी प्रॉक्सीज चल रही थी, तो तभी ये इशू जो है वो सामने आया। और पावर पॉलिटिक्स ऑफ यूएसए एंड अदर कंट्रीज, और जो पावर पॉलिटिक्स ऑफ यूएसए एंड अदर कंट्रीज है, मतलब ये मैंने वहां पे पहले मेंशन कर लिया, ये रिपीटेशन है, चलो इसको डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे अब जायनिस्ट मूवमेंट को भी डिस्कस करते हैं कि जायनिस्ट मूवमेंट क्या थी या जायनिज्म क्या था। देखें यूरोप में और इन कंट्रीज में जो जर्मन्स थे वो चाह रहे थे हम अपने लिए स्टेट बनाए, हम जर्मनी बनाए अपने लिए, और जो इटालियंस थे वो दे वांटेड टू क्रिएट देयर ओन होमलैंड, तो वो चाह रहे थे भाई हम अपने लिए अपना अलग से मुल्क बनाएंगे, हमारा जो नेशन है, हमारी नेशन में सिक्योरिटी है, इतनी पावर है कि हम बना सकते हैं हमारी नेशन के लिए अलग से मुल्क को। तो वैसे ही जो एक रिलीजियस मूवमेंट थी, तो उसको हम ये ज्यूज ने स्टार्ट की थी, तो ज्यूज के जो लीडर थे थीडर हल, इसका नाम ऐसे लेते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो ये एक जूइश लीडर थे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया रिलीजियस नेशनलिज्म का, भाई जायनिस्ट मूवमेंट चलाई कि अब अपने लिए हम अलग से मुल्क बनाएंगे। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि जो हिटलर का जो होलोकॉस्ट जो उन्होंने परसुएशन किया था, परसुएट मतलब जो इन्होंने जो टॉर्चर किया था और जो किलिंग्स इन्होंने की थी, इतनी किलिंग्स ज्यूज की, तो इसी वजह से भी जो है वो मतलब जायनिस्ट मूवमेंट हुई, और जो इनके लीडर्स थे उन्होंने कहा कि भाई हम अपने लिए एक मुल्क बनाए। तो ये भी एक वजह बन जाती है कि मतलब पैलेस्टाइन के इशू हुआ कि फिर उनको कोई ना कोई मुल्क चाहिए था। अच्छा एक इशू ये भी है कि अब ये एक ये भी वजह है कि ये जो पैलेस्टाइन है, ये इसमें जो मस्जिद अक्सा है या जेरूसलम है, जो जेरूसलम जो है वो पैलेस्टाइन में जो है, अब ये दोनों इस्लाम में भी एक होली प्लेस है, एक होली प्लेस है, और दूसरा जो है वो टेम्पल माउंट यहाँ पे जो है वो जुडाइज्म में होलीएस्ट प्लेस है, तो उनका एक रिलीजियस मतलब जो है ना वो एक अटैचमेंट बन जाता है कि भाई यहीं पे ही बस अपने लिए मुल्क बनाना है, क्योंकि उनके लिए ये एक होली सिटी है, तो तभी वो चाह रहे थे कि वहीं पर ही हमें मुल्क बनाना है। तो तभी एक अब जो है वो क्रिएशन ऑफ मतलब इसराइल देखते हैं कि इसराइल को कैसे मतलब अब यहाँ से इसराइल क्रिएट होना स्टार्ट हो रहा है। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया, और उस रेजोल्यूशन में उसने जो पैलेस्टाइन का लैंड है वो उसको दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। एक कहा कि ज्यूज को भाई आप रख लो, एक मुसलमानों को कहा भाई आप रख लो। यहाँ पे हैरत की बात यह है कि 55% ऑफ लैंड जो था वो इसराइल को दिया गया, वो थे भी माइनॉरिटी में, वो सिर्फ वहां पे 30% थे, और 45% जो लैंड है, जो मतलब जो ओरिजिनल मालिक हैं उस जगह पे, जो ओनर्स हैं, जो पजेजर्स हैं, मतलब मुस्लिम्स, और उनकी जो है वो 70% उनकी वहां पे मतलब वो मेजोरिटी में थे, लेकिन उनको कितना 45% उनको लैंड दिया गया।
और ये जो है इफ अमेरिकन न्यू एक वेबसाइट है, मैंने वहां से ये इन्फॉर्मेशन ली है, मतलब आप कोट कर सकते हो इसको। तो मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल। जो माइनॉरिटी है उसको 55%, जो इन्वेड करके आए इन्वेडर्स हैं, और जो जो वहां पे रह रहे हैं जो मेजोरिटी में 70% है, तो मतलब उन मुसलमानों को सिर्फ 45%। तो ऑब्वियसली और इसमें रेजोल्यूशन में कहा गया भाई जो जेरूसलम है, जेरूसलम जो है उसको जो है वो इंटरनेशनली कंट्रोल किया जाएगा। मतलब ना ये जो है जूइश पीपल करेंगे ना मुस्लिम्स करेंगे भाई, इनको इंटरनेशनली कंट्रोल करेंगे, जो इम्प्रैक्टिकल लग रहा है बिल्कुल। तो इस रेजोल्यूशन को जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये अनफेयर था। तो उसके बाद जो है वो सीरीज ऑफ वॉर्स जो है वो ब्रोक हुई इसराइल और अरब कंट्रीज के साथ, जो उसके मतलब करीब कंट्रीज थे। तो अगर आप यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को देखें, उसमें ये जो हिस्सा है ये पहले इजराइल को दिया गया, और ये जो पोर्शन है ये मतलब जो है वो अरब स्टेट जो बनाने के लिए उन्होंने कहा भाई आप पैलेस्टीनियन पीपल को कहा आप अपने लिए अरब स्टेट बना दो। तो ये रेजोल्यूशन जो है यूनाइटेड नेशन की 1947 में रेजोल्यूशन 181 जो है वो पास किया गया। बिल्कुल अनफेयर है, आप देखें मतलब इम्प्रैक्टिकल अनफेयर लग रहा है ये बिल्कुल। अरब इसराइल वॉर हुई, मतलब सेटलमेंट नहीं हो रही थी, तो ऑब्वियसली वॉर ही होनी है। तो अरब इसराइल वॉर हुई जिसमें इजिप्ट और सीरिया इराक ये सारे इसराइल के ऊपर मतलब इनका और इसराइल का जो है वो एक वॉर हुई। और उस वॉर में जो इसराइल बड़ा स्ट्रांग था, मतलब उसको ऑब्वियसली उसको जब इंटरनेशनल के इतने मतलब इंटरनेशनली उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी बड़े पावरफुल कंट्रीज वर्ल्ड पावर सपोर्ट कर रहे हैं उसको, अमेरिका है उसके साथ, ये ब्रिटिश है, तो उसको कुछ भी नहीं होना। तो फिर उस वॉर में जो है ऑब्वियसली इसने बड़ा मतलब स्ट्रांगली जो है ना वो रिएक्शन दिया, और उसी के साथ जो गाजा है उसको इजिप्ट से उसने ऑक्यूपाई कर लिया इसराइल ने। तो इसराइल ने बड़ा मतलब बड़ा स्ट्रांग था उसमें। फिर 6 डेज वॉर हुई 1967 में। इसमें इसराइल जो है ना वो अपनी टेरिटरीज को और एक्सपेंड कर गया, अपने मसल्स को और भी जो है वो एक्सपेंड कर फ्लैक्स करके आगे लेके गया। मतलब वॉर से पहले 1967 में, जो 1967 में वॉर से पहले मतलब ये टेरिटरीज थी, जो इसराइल है उसके पास ये टेरिटरीज थी। लेकिन जैसे ही वॉर हुई, मतलब वॉर के बाद इतना वो ये सिनाई जो रीजन है ये इसने पूरा ये ऑक्यूपाई कर लिया, और यहाँ तक मतलब जो गोलान हाइट्स ये सारा मतलब ये सारा एरिया जो है वो इसराइल ने जो वो ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब यहाँ तक सारा इसने ऑक्यूपाई कर लिया इस वॉर के ऊपर, जो 6 डेज वॉर। ये 6 डेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वॉर 6 डेज चली थी तभी। अब यहाँ पे थोड़ा इंतफिदा को डिस्कस करते हैं कि इंतफिदा क्या थी। देखें, इंतफिदा का मतलब है अपराइजिंग या ऐसी मूवमेंट जिसमें रजिस्ट करें आप जो है ना किसी चीज़ को। तो ये अरबिक का टर्म है, तो उसको ऐसे लेते हैं इंतफिदा को, मीन्स अपराइजिंग या किसी कोई ऐसी मूवमेंट जो आप प्रोटेस्ट करें जिसमें। तो लार्ज स्केल पे वायलेंस हुई, क्योंकि ऑब्वियसली जो पैलेस्टीनियन पीपल थे तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई हमारा हक हमें दे दो, क्यों हमारी कंट्री आप आए हो इन्वेड करके, तो मतलब हमें हमारा हक दे दो। लेकिन उसमें जो भी इंतफिदा हुई है या कुछ भी हुआ, जब भी वॉर्स हुई है इसराइल के साथ, सबसे ज़्यादा जो मतलब कैजुअलिटीज़ हुई हैं या जितने भी लोग मतलब किल हुए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो पैलेस्टीनियन पीपल का है। इसराइल को इतना लॉस ही नहीं हो रहा मतलब किसी कोई भी जंग हो। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे राइज ऑफ हमास जो एक ग्रुप था जो चाह रहा कि भाई हम कुछ ना कुछ करें, तो इनका राइज हुआ। ये अब इन्होंने हथियार उठाना स्टार्ट किया। ओबियसली जब आपको नहीं मिल रहा आपका हक तो आप हथियार ही उठाओगे, तो इन्होंने अपना हथियार उठाना स्टार्ट किया, भाई कुछ ना कुछ अब करना है मतलब हमें। तो इन्होंने अब ये हथियार वगैरह इन्होंने उठाया। फिर ओस्लो अकॉर्ड्स हुए 1993 में। ओस्लो अकॉर्ड्स में क्या हुआ कि अग्रीमेंट साइन किया गया। पीएलओ ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी पैलेस्टाइन की, तो जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो वहाँ पे पैलेस्टीनियन पीपल को, और जो इसराइल है इसके बीच में मतलब एक अग्रीमेंट किया गया, इसको ओस्लो अकॉर्ड कहते हैं। तो ये अग्रीमेंट को यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो ब्रोकर किया। इस अग्रीमेंट में हुआ ये कि पीएलओ ने रिकॉग्नाइज किया इसराइल को कि भाई हम आपको एक स्टेट मानते हैं कि आप एक स्टेट हो, ठीक है। और इसराइल ने रिकॉग्नाइज किया पीएलओ को कि भैया आप एक पॉलिटिकल एंटिटी हो। वो इसलिए पीएलओ को उसने रिकॉग्नाइज किया, और पीएलओ ने इसके साथ इसलिए अग्रीमेंट की क्योंकि जो हमास था वो उसकी कोई मतलब हमास नहीं मान रहा था पैलेस्टाइन उसको, इसराइल को कंट्री नहीं मान रहा था। पीएलओ के साथ भी उसकी जो है ना वो टसल थी। तो पीएलओ मतलब एक ये चीज है कि भाई चलो मुझे पॉलिटिकल एंटिटी मान रही है और अमेरिका भी मुझे सपोर्ट करेगा फिर बाद में, तो ऑब्वियसली मेरे चांसेस ज्यादा है, मैं मतलब सपोर्ट मुझे मिलेगी। तभी पीएलओ ने इसके साथ एग्रीमेंट को जो है वो साइन किया। फिर पैलेस्टाइन को जो अथॉरिटी भी दी गई कि भैया आपको सेल्फ गवर्नेंस मिलेगी। जो वेस्ट बैंक है और गाजा का जो रीजन है, आप अगर मैप में पिछले वाले में देखें वहां पे जो छोटी जो टेरिटरीज है भाई, यहाँ पे हम आपको जो है ना वो आप यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी बस गवर्नेंस चलाओ वहां पे, वो भी बड़े सैंक्शंस के साथ।
फिर सेकेंड इंतफादा हुई, इसमें ये 2005 में, ये उससे भी ज़्यादा वायलेंट था उससे पहले से। सिर्फ मैंने आपको पहले भी कहा ना कि देखो यहाँ पे सिर्फ 100 जूस, बट उसकी जगह पे 3000 जो पैलेस्टीनियन है वो उनकी वफात, मतलब उनको शहीद किया गया, जहाँ पे सिर्फ 100 जूस और 3000 नंबर, मतलब कैजुअलिटीज आप देखें, नोट करें तो जब भी मतलब जब भी कोई वॉर या कुछ भी हो रहा है तो पैलेस्टीनियन पीपल को ही लॉस हो रहा है। तो ये सेकंड इंतफादा, फिर ये अपराइजिंग हुई, फिर मूवमेंट हुई, भाई हमें अपनी कंट्री दे दो, हम मतलब ऐसे दरपत। उसके बाद फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक डील दी, जिसको वो डील ऑफ द सेंचुरी कह रहा है। एक्चुअली वो उसको मुस्लिम कंट्रीज ने स्टील ऑफ द सेंचुरी कहा कि ये वही सबसे बड़ी स्टील है, वो फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी था वो। बेंजामिन नेतन्याहू जो अमेरिका उसके प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, इसके साथ उन्होंने इस डील को जो है वो बस खुद ही भाई बस यूनाइटेड नेशंस में व्हाइट हाउस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाई मैंने डील दे दी है। मतलब कि जो पैलेस्टीनियन पीपल है वो माने नहीं माने, लेकिन बस मैंने डील दे दी। अभी उनको उनको ना उनको बुलाया जा रहा है, ना इनको मतलब इनवाइट किया जा रहा है नेगोशिएशन में कि बस भाई डील देनी है हमें। तो उसने अपनी डील दी है कि भाई ये सॉल्यूशन है, ये डील ऐसे दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था कि भाई ये एक सॉल्यूशन है कि इस तहत जो है आप सेटलमेंट अपनी कह लो कर लो। ऑब्वियसली वो डील बिल्कुल पार्शियल थी, और अगर आप उस डील को देखें तो पहले ये है जो पैलेस्टाइन था, तो ये पहले ये था, ये उसकी ज्योग्राफी थी। फिर जो यूनाइटेड नेशन ने सॉल्यूशन दिया तो उसमें 45% या मतलब इतना ही जो है वो पैलेस्टीन पीपल को, जो यहाँ पे आप जो जूइश मतलब टेरिटरीज देखें वो इतना एक्सपेंड कर रही है, वो यहाँ तक है। फिर उसके बाद जो है 1967 में मतलब जो जूइश सेटलमेंट्स है वो बढ़ रही हैं, जूइश के जो इजराइल है उसके मसल्स बढ़ रहे हैं, वो सारा मतलब जो है ना वो कब्जा कर रहा है ये एरियाज पे। फिर जब जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील दी है वो ये है, बस इतनी टेरिटरीज जो है वो मतलब इनको मिलेगी 15% अराउंड, बस ये आप रख लो, और यहाँ पे भी लिमिटेड आपके पास जो है ना आपके ऊपर सैंक्शंस हैं, मिलिट्री नहीं करोगे, अपनी इकोनॉमिक ये वो सारा उसके ऊपर कंट्रोल करके भाई ये, और ये इसमें आप मतलब पैलेस्टीन पीपल को दे रहे हो मतलब कि ये भाई आपका है। तो ये तो समझो बड़ी ज्यादती है। तो ऐसे आप देखोगे मतलब कैसे मतलब चेंज आ रहा है उसकी ज्योग्राफी में, और कैसे जो है वो आस्ते 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 जो इसराइल इतना एक्सपेंड कर गया मतलब। फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुए उसमें, एक अब्राहम डील है जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो भी हुई है, वो मैंने अपनी एक वीडियो में जो है वो डिस्कस किया है डिटेल में बिल्कुल। आप मैंने उसको तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पे उसको देख सकते हैं, मतलब उसको देख लो अब्राहम डील क्या है, वो कैसे हुई और कैसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इसराइल को, वो वहां पे आप देख सकते हो। रोल ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑन कश्मीर इशू। तो देखें पाकिस्तान का क्या रोल है। कायदे आजम जो थे अलामा इकबाल, या कायदे आजम में यहाँ पे कायदे आजम को लेता हूँ, तो वो जो थे उनकी जब कोर्ट्स को पढ़ें या उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ें, तो स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई हम पैलेस्टीनियन पीपल के साथ हैं, हमारी हमदर्दी उनके साथ है। तो हम मतलब हमारी पॉलिसी में ये रहा है कि पैलेस्टीनियन पीपल को हमने स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया है, और उन्होंने भी जो है ना वो मतलब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी कि इसराइल इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट, मतलब इसराइल को उसने इलेजिटिमेट चाइल्ड कहा है, और पैलेस्टीनियन पीपल को उसने बड़ा सपोर्ट किया है। मतलब वहां से ही वो जो इसराइल है उसके अगेंस्ट था, जो ज्यूइश स्टेट है उसके अगेंस्ट था, और पैलेस्टीनियन के ही साथ था। तो हमारी स्टार्टिंग से ही हमारी आइडियोलॉजी यही रही है कि भाई पैलेस्टीनियन पीपल को सपोर्ट करना है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनके साथ अगर नॉन मुस्लिम्स हो उनके साथ भी अगर गलत हो रहा है तो उसको, जो गलत हो रहा है जिसके साथ उसको सपोर्ट करना है। ये तो मुसलमान है तो ऑब्वियसली इनको, और इनके ऊपर इतना वायलेंस मतलब। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में अब अगर रिसेंटली हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो पैलेस्टाइन को जो एम्बेसी ओपन करने के लिए भी इजाज़त दी, और ना इजाज़त दी बस उसकी बिल्कुल एम्बेसी ओपन है। तो 2017 में उन्होंने अपनी एम्बेसी यहाँ पे बनाई, और हम बिल्कुल जो है वो पैलेस्टीनियन पीपल को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आपका एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। हर जगह पे पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा होता है, और इसी वजह से इसराइल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं, उन्होंने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक मतलब बिल्कुल इलीगल और इलिजिटमेट काम कर रहे हैं, तो कहाँ से होगा। तो जो हम बिल्कुल उनको सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से, जो उनको फंड भी देते हैं, मतलब एड हो जितनी हो, हमारे पास फंड नहीं, एड्स हो जितनी मतलब नॉन ईडेबल एड्स हो या दूसरे हो, तो हम कोशिश करते हैं जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे हम उनको ज़रूर देते हैं। जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास, उसने 3 टाइम्स पाकिस्तान को विजिट किया है, और आए हैं और बातचीत की है, और बिल्कुल मतलब जब हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब हमारा मतलब सपोर्ट है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये है कि वी सपोर्ट पैलेस्टीनियन पीपल। सो इम्पैक्ट क्या है इसका, अगर हम इम्पैक्ट को देखें तो इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ओबियसली नेगेटिव है, फ्लड ऑफ रिफ्यूजीज,
5.9 मिलियन रिफ्यूजीज जो हैं यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज, इसके अकॉर्डिंग जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, इनके अकॉर्डिंग भाई ये जो एजेंसी है इनके हिसाब से 5.6 मिलियन रिफ्यूजीज बने हैं सिर्फ इसमें, इस मतलब जो इस कॉन्फ्लिक्ट में। पावर्टी ऑब्वियसली इतने रिफ्यूजीज हैं तो पावर्टी उरूज पे होगी, इकोनॉमिक कंडीशंस, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ वहाँ पे तबाह है, पैलेस्टीनियन पीपल के लिए तबाह है बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन गाजा जो है वो 44% है वहाँ पे, और वर्ल्ड बैंक की हिसाब से वहाँ पे 42% है वहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। नो एजुकेशन, एजुकेशन बहुत ही नहीं, स्कूल्स नहीं है, कुछ भी बंद है तो कहाँ पे तालीम होगी। टेररिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, और एक एग्जाम्पल है, ये बड़ा सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया पे, और जो भी मीडियाज हैं उनके ऊपर बड़ा सर्कुलेट हुआ था, इस जो ये नर्स हैं इनको जो है वो शहीद किया गया था, जो इसराइल के स्नाइपर्स हैं उन्होंने मतलब इनको शहीद किया। तो ये एक चीज़ है जो मतलब इतनी वायरल हुई उस टाइम पे हुई थी, लेकिन ऐसे बहुत सी डेथ्स हैं जो बिल्कुल जिनको शहीद किया जाता है जो नहीं जाती वायरल, किसी को पता भी नहीं चलता। लॉस ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर बाय पैलेस्टीनियन पीपल, उनका लॉस हुआ एग्रीकल्चर का, और उनकी लैंड्स को बिल्कुल उन्होंने जो ने इलीगली स्नैच किया उनसे। नो रिलीजियस फ्रीडम टू मुस्लिम्स टू विजिट जेरूसलम, एक रिलीजियस इशू भी बन जाता है कि देखो ना, अगर मतलब इम्पैक्ट बुरा है, एक नेगेटिव ये है कि मुसलमानों को अब उनके जो उनकी जो जेरूसलम का जो मस्जिद अक्सा है उनको वो विजिट करने नहीं दे रहे, और हम मुसलमान पाकिस्तानी मुल्क भी, अगर वो आज पैलेस्टाइन होता, हो सकता है हम भी विजिट करने जाते तो उनके कंट्रोल में होता, तो हम भी नहीं जा पा रहे हो, मतलब एक तो उनको नहीं मिल रहा, राइट नहीं मिल रहा अपने रिलीजन का। और जेनोसाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2000-2007 के बीच में तकरीबन 58 मतलब 6000 लगभग 5800 850 मतलब जो लोग हैं इतनों को किया गया, वो मैं पैलेस्टीनियन पीपल की बात कर रहा हूँ, मतलब इन इतनों की डेथ हुई है। अब सॉल्यूशंस क्या है भाई, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, इतनी नेगेटिविटी, ये मसलों इसको मसले को हल कैसे किया जाए, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द डिस्प्यूट ऑफ पैलेस्टाइन। तो क्या इश्यूज हैं, देखें ऑब्वियसली अब जो है ना टू स्टेट सॉल्यूशन ही हो सकता है। अब इसराइल को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वो इतना स्ट्रांग वहाँ पे हो गया है तो ये इम्प्रैक्टिकल होगा, उसने अपने रूट्स को इतना स्ट्रांग किया लीगली या इलीगली, तो मतलब टू स्टेट सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सारे इसराइल वो ज्यूज हैं वो कहीं और चले जाएं, तो कहाँ पे इतनी उनकी तादाद है, कहाँ पे जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये है कि टू स्टेट सॉल्यूशन हो सकता है, और टू स्टेट सॉल्यूशन में ये है, सबसे पहली तो सॉल्यूशन यही कि भाई टू स्टेट, तो मेजोरिटी का जो हिस्सा है बड़ा, वो जो है वो मुस्लिम्स को मिलना चाहिए, और जो थोड़ा हिस्सा है वो उनको ज्यूश को मिलना चाहिए, मतलब जो वहाँ पे है। डीमिलिटराइजेशन होगी तो ये पॉसिबल होगा, गाजा में इन जगह में डीमिलिटराइजेशन करेगा जो इसराइल है तभी ये पॉसिबल होगा। जो जूश के सेटलमेंट्स मतलब वो ऐसे 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 मतलब ना छोटी छोटी मतलब जगह बना के ऐसे कब्जा कर रहे थे आस्ते आस्ते, यहाँ पे जूस अपने 10 4 5 घर बना के ऐसे इस हिस्से को थोड़ा कब्जा कर लिया, फिर यहाँ पे ऐसे सेटलमेंट्स कर रहे थे, मतलब इनको सेटलमेंट्स कहते हैं। तो यूनिटी होनी चाहिए पीएलओ में, और जो हमास है उसमें, और जो हमारी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी, तो ये कुछ स्टांस ले, कोई बोल्ड स्टांस ले, कोई स्टेप्स ले। ये क्या कर रही है, बिल्कुल मतलब स्लीप है, कुछ काम ही नहीं कर रही, तो इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए भाई। यू आर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 50+ आपके जो है वो मेंबर्स हैं, कुछ ना कुछ तो करो आप। और जो इसराइल है वो यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लॉ को तो माने, इंटरनेशनल लॉ को तो बिल्कुल ही नहीं मान रहा है, मतलब इसराइल। देखें इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ने तो एक रेजोल्यूशन दिया था ना, उस रेजोल्यूशन के हिसाब से भी अभी आप सेटलमेंट्स देखें तो इसराइल तो पूरे मतलब उसमें छा गया है, पूरे उसको उसने जो है ना वो ऑक्यूपाई कर लिया है, मतलब उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो आप यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशन है, जो इंटरनेशनल लॉ है, उसके मुताबिक तो रहे हैं, फिर उसके बाद जो आगे सेटलमेंट होनी है वो होगी, लेकिन नहीं, ये एक्सपेंड कर रहा है इलीगली। तो अगर ये एक्सपेंड कम होगा यूनाइटेड नेशन को, और यूनाइटेड नेशन खुद अपनी बात भी मनवा सकता है किसी फोर्स के सैंक्शंस लगा के कोई चीज, लेकिन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है ना वो पावरफुल कंट्रीज के हाथ में। यूएसए का इम्पार्शियल रोल हो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जो था वो तो बिल्कुल टिल्टेड था, वन साइडेड था, तो वो वैसा नहीं हो। अब जो जोए बिडेन आए हैं तो वो देखें ये क्या करते हैं, और चाइना जो पाकिस्तान है, टर्की, ये जो मुस्लिम ममालिक हैं, ये कुछ उठें, ये कुछ काम करें, मतलब थर्ड पार्टी की जरूरत है इस इशू को रिजोल्व करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मुसलमानों के स्टेट के और उनके मसाइल का सॉल्यूशन यही है, जब सॉलिडेरिटी हो मुसलमान में कि मतलब आप जो मैं मतलब आप में यकती हो, आप में यूनिटी हो, तभी कुछ ना कुछ मसलों का हल हो सकता है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, और
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो, और उसके साथ लाइक भी कर दो, ताकि मेरी जो है ना वो मोटिवेशन बढ़े। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।